हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ये है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये दिया था जीन पियाजे ने। इस थ्योरी के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये थ्योरी जानना किसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि इन फ्यूचर अपने आप को टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, जो सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एस टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही वो सारे स्टूडेंट्स जो कि बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, इनके लिए ये थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप नेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट पेपर में भी इस थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरीके से टीचिंग प्रोफेशन में जो जाना चाहता है उसके लिए ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में मैं इसी तरीके के जो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं जो कि आपके सी टेट एस टेट के लिए या फिर बीएड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उसको मैं लेते आऊँगी। तो आप लोग बस कोऑपरेट कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं हम जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा स्कॉलर या साइंटिस्ट कहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे। चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर इन्होंने बहुत स्टडी की है, और ये जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, इसमें खास करके बच्चों के यानी कि जो चिल्ड्रंस हैं उनके मेंटल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने फोकस किया है। इस मेंटल डेवलपमेंट का विकास कैसे हो रहा है, किस स्टेज में बच्चा किस चीज़ को लर्न कर रहा है, ये डिफरेंट 4 स्टेजेस इन्होंने दिया है और उसमें इसको एक्सप्लेन किया है। इसमें इनका मेन फोकस ये है कि बच्चा किसी चीज़ को कैसे समझता है और किस तरीके से नॉलेज गेन करता है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों के ऊपर भी किया था, क्योंकि कई बार पूछा भी जाता है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनने अपने बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें हमें एक नाम ध्यान रखना है कि जीन पियाजे ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने शुरू से लास्ट तक अपने बच्चों को डिफरेंट एज में एनालिसिस किया कि वो एनवायरनमेंट से किस हिसाब से नॉलेज को गेन कर रहे हैं और अपनी इंटेलिजेंस को किस तरीके से नरिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जीन पियाजे के ऊपर है, और तब जाके इन्होंने डिफरेंट स्टेज जो है यानी कि डिफरेंट अवस्था में इन्होंने उम्र के पड़ावों को दिया है, और उस हिसाब से इन्होंने अपनी कॉग्निटिव थ्योरी को एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ की टर्म्स है यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। 5 टर्मोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ये पांचों को आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला है एडप्टेशन, उसके बाद से है आपका एसिमिलेशन, फिर एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन और स्केमा। ये 5 जो है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एडप्टेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एडप्टेशन का मतलब है कि बालक जो है, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालता है, यानी कि जिस पर्यावरण जिस परिवेश में है वो उस परिवेश में वो अपने आप को ढालना शुरू कर लेता है, और उस परिवेश से वो प्रभावित होता है, उस परिवेश को वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन करना। ठीक है, यानी कि पहले का जो उसके पास नॉलेज है उसको नए नॉलेज के साथ जोड़ना, यानी पूर्व का जो ज्ञान है उसे नए ज्ञान के साथ जोड़ना। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है और उसे मैंने बताया कि ये बर्ड है और बर्ड फ्लाई करती है, तो अगर वो एरोप्लेन को देखता है तो वो ये समझेगा, रिलेट करेगा कि ये बर्ड है और ये फ्लाई कर रही है, यानी कि उसे ऐसा लगेगा कि जो फ्लाई करने वाली चीज़ है वो बर्ड होती है। तो पहले का ज्ञान उसका ये है कि जो उड़ रही है वो चिड़िया है, और इसी तरीके से एरोप्लेन अगर उड़ रहा है तो वो भी क्या है, चिड़िया ही है। तो इस तरीके का उसके पास पूर्व ज्ञान होता है। उसके बाद एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन का मतलब है पूर्व ज्ञान को चेंज करना और उसे वातावरण एनवायरनमेंट के साथ जोड़ना। यानी कि पहले का ज्ञान उसका ये है कि जो उड़ने वाली चीज़ है वो चिड़िया है, तो एरोप्लेन भी अगर उड़ रहा है तो वो उसको उसके साथ रिलेट करता है, लेकिन वो वहाँ पर अपने वातावरण को देखता है और समझता है, तब उसको ये मालूम चलता है कि नहीं, ये जो उड़ने वाली चीज़ है, चिड़िया भी उड़ती है और ये एरोप्लेन भी है, यानी वातावरण के साथ वो उसको रिलेट करता है। ये आपका समायोजन इसको कहा जाता है, इसे ही एकोमोडेशन कहा जाता है। और इक्विलिब्रेशन, इसका मतलब हो गया संतुलन बैठाना, यानी कि जो आपका एसिमिलेशन है और एकोमोडेशन है, इनके बीच में संतुलन बैठाना, और संतुलन बैठा के ज्ञान अर्जित करना और अपने आप को, अपनी बुद्धि का विकास करना, ये आपका
इक्विलिब्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका इक्विलिब्रेशन है, यानी संतुलन बैठाना। फिर से आपका आता है स्कीमा। स्कीमा होता है एक रफ आइडिया, ये एक किसी चीज़ को लेके जो रफ आइडिया बनाया जाता है, जो दिमाग में एक मेंटल मैप क्रिएट होता है, जो पैटर्न तैयार होता है किसी चीज़ को लेके, ये स्कीमा कहलाता है। जैसे कि चिड़िया जो है और एरोप्लेन है, दोनों उड़ रहे हैं, तो एक रफ आइडिया है कि उड़ने वाली चीज़ जो है वो बर्ड हो सकती है। उसके बाद से अगर हम आवाज़, अगर कोई साउंड सुनना है तो पत्थर को लेकर अगर हम ज़मीन पर मारते हैं तो पत्थर आवाज़ तो कर रहा है लेकिन वो टूट नहीं रहा है। और उसी तरीके से अगर कांच की बॉटल को ज़मीन पर मारते हैं तो वो आवाज़ ज़रूर करता है लेकिन रिजल्ट में वो क्या करता है, टूट भी जाता है। तो इस तरीके से एक जो रफ आइडिया दिमाग में क्रिएट होता है किसी चीज़ को लेके, ये आपका स्कीमा कहलाता है, इसे ही स्कीमा कहते हैं। तो एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, और पांचवा पॉइंट है आपका स्कीमा। ये पांचों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपने देखा, एडॉप्टेशन का मतलब है कि बालक अपने एनवायरनमेंट से यानी अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। एजिमिलेशन का मतलब है पहले से जिस बात की उसको जानकारी रहती है, नॉलेज होती है, उसको वो नए ज्ञान के साथ रिलेट करता है, जोड़ना चाहता है। और उसके बाद है आपका एकोमोडेशन, यानी कि जो उसके पास पूर्व ज्ञान है, पहले का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को वो चेंज करता है किसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। तो पहले के ज्ञान को वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता है और उसको ढालकर उसके साथ वो रिलेट करता है। और इक्विलिब्रेशन का मतलब है कि वो एक संतुलन पैदा करता है एजिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में, यानी कि जो उसको पहले का ज्ञान है और जो नया ज्ञान है, इस पहले के ज्ञान को नए और एनवायरनमेंट के साथ उस पुराने ज्ञान को ये जोड़ता है और नया ज्ञान हासिल करता है। तो ये आपका यहाँ पर एक संतुलन वो क्रिएट कर देता है। फिर आता है आपका स्कीमा। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को लेके वो जो अपने दिमाग में एक पैटर्न, एक आइडिया डेवलप करके रखता है, ये आपका स्कीमा होता है। तो अब हम जानते हैं कि जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कौन से 4 स्टेज दिए हैं। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जीन प्याजे ने 4 स्टेज दिए हैं अपने इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। पहला है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से 2 साल तक की आयु का होता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, जिसकी एज 2 से 7 साल होती है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, जिसमें बालक की एज 7 से 11 वर्ष के बीच की होती है। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, जिसमें 12 साल से ऊपर के बच्चों को जोड़ा जाता है। अगर हिंदी में इनके बारे में बात करूं तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसे हम संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जबकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये चारों ही अवस्था, यानी ये चारों स्टेज जो है, ये लर्निंग स्टेज है। किस तरीके से एक बालक सीखता है, चीज़ों को नॉलेज गेन करता है, यानी कि ये 4 स्टेज में वो बालक से पहुंच जाता है एक अडल्ट के तौर पे, यानी कि एडोलसेंट एज में वो आ जाता है, युवा बन जाता है। तो बालक से युवा बनने की प्रक्रिया में किस किस एज से वो कौन कौन से नॉलेज को गेन करता है, ये आपका जीन प्याजे की थ्योरी में है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो इन्हीं 4 स्टेज से होकर गुजरता है। इन 4 स्टेज के एज याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका बर्थ से 2 साल है, उसके बाद 2 से 7 साल है, फिर 7 से 11 साल है, और उसके बाद जो फॉर्मल ऑपरेशनल है, ये आपका अडल्टहुड तक जाता है। अब हम बारी बारी से इन चारों स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ रहा है सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें एज हमें याद ही है कि ये बर्थ से लेके 2 साल तक है, और इस एज में नाम से भी मालूम चल रहा है कि इस एज में बालक अपने सेंस का भरपूर इस्तेमाल करता है, यानी वो जो भी लर्निंग करता है वो अपने सेंस की मदद से ही करता है, अपने ज्ञान इंद्रियों की मदद से ही वो जो भी नॉलेज उसको गेन करना है वो सब करता है। वो सुनता है, देखता है, सकिंग करता है, ग्रास्पिंग करता है, ये सारा काम वो अपने सेंस की मदद से करता है। और उसके बाद से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है ऑब्जेक्ट परमानेंसी की। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब ये है कि जब तक कोई वस्तु उसके सामने एग्जिस्ट करती है, तब तक उसको लगता है कि ये वस्तु जो है ये अस्तित्व में है। ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी है। जैसे कि आप समझ जाइए, बच्चा इस एज में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बहुत भरपूर अंतर नहीं कर पाता है। अगर समझ जाइए कि अगर हम कोई टॉय दिखाते हैं बच्चे को, और अगर हम ये
कहें कि ये टॉय जो है ये स्लीपिंग कर रहा है बेड पे, और उस टॉय को हम अगर ब्लैंकेट से उड़ा देते हैं, कवर कर देते हैं, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि वाकई में वो टॉय जो है वो सो रहा है। वो ऐसा प्रिज्यूम कर लेता है कि वो खिलौना जो है वो भी सो रहा है, क्योंकि बालक भी खुद में सोता है, तो बालक इस बात को महसूस करता है कि वो खिलौना भी जो है सो गया है। अगर हम उसके पास कोई बॉल लेकर आ जाते हैं या फिर कोई बुक लेकर आ जाते हैं और कहते हैं ये बुक अपने घर जा रहा है, और उसकी नज़रों से ओझल कर देते हैं, यानी कि उस बुक को दिखाते हैं, तो बालक समझता है कि इस बुक का अस्तित्व है, और हम इसको कह देते हैं कि अब वो बुक हाइड हो गया, अपने घर चला गया, तो बालक को ऐसा लगता है कि हाँ, वो बुक अब अपने घर जा चुका है। तो इस तरीके की जो मेंटल स्टेज है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी की कहलाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेंसरी मोटर स्टेज का। जो नेक्स्ट स्टेज है यानी सेकंड स्टेज है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो नाम से ही मालूम चल रहा है प्री ऑपरेशनल, यानी कि कोई भी एक्टिविटी करने से पहले का ये स्टेज है। इस दौरान बच्चा बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर डेवलप कर लेता है। जैसे खास करके इस स्टेज की पहचान ये होती है कि बच्चा चीज़ों को जानने लगता है, समझने लगता है, लेकिन उसमें पूरी तरीके से अंतर नहीं कर पाता। खास करके अगर मेजरमेंट के बारे में हम लोग बात करें, तो अगर कोई ग्लास है, उस ग्लास में हमने हाफ वाटर लिया हुआ है, यानी आधा ग्लास पानी अगर लिया है, उस आधे ग्लास पानी को अगर हम बॉटल में डालते हैं, तो बॉटल चूंकि थोड़ा सा ट्यूब फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो वो वही सेम वाटर बॉटल में थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा। तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि पानी तो दोनों में है, लेकिन ग्लास में पानी कम है और बॉटल में पानी ज़्यादा है, यानी कि वही वाटर जितना पानी ग्लास में था, उसी आधे ग्लास पानी को अगर बॉटल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो बॉटल का जिस तरीके से शेप है, उस शेप की मदद से अगर वो पानी ज़्यादा दिखाई देता है, बॉटल में ज़्यादा ऊपर तक चढ़ता है, तो बच्चे को ऐसा लगेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल इक्वल पानी है, यानी कि पानी बिल्कुल बराबर है, बस हमने इसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया है। उसको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, उसको ये लगेगा कि ग्लास का पानी कम था और बॉटल का पानी ज़्यादा हो गया, यानी कि प्रॉपर वो मेजरमेंट नहीं कर पाता है। दूसरी बात, रिवर्स चीज़ों को नहीं कर पाता है, उलट पुलट टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं कर पाता है। अगर हम बच्चे को सिखाते हैं कि 2 + 2 4 होता है, तो बच्चा यही जानता है कि 2 + 2 4 होता है, और अगर हम उसको रिवर्स करके या किसी और डिफरेंट तरीके से पूछते हैं कि 3 + 1 क्या होता है, तो बच्चा उसका जवाब नहीं दे पाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब लेने में, यानी कि वो उतना ही जान पाता है जितना उसको बताया जा रहा है। 2 + 2 4 है, लेकिन 3 + 1 भी 4 होता है, इस चीज़ को वो नहीं समझ पाता है। साथ ही बच्चों में इस दौरान ईगो भी आ जाता है, ठीक है, ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं बच्चे, और इस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रगल भी करते हैं। ईगो सेंट्रिक इसी वजह से होते हैं क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि इस उम्र में जो भी काम वो कर रहे हैं वो काम बिल्कुल सही है, तो वो अपने काम को लेके काफ़ी रिजिड रहते हैं, उनको लगता है कि उनके द्वारा जो भी काम है वो सही है। दूसरा बात ये कि अपने पेरेंट्स को लेकर भी उनमें एक पॉजिटिवनेस रहती है, यानी पॉजिटिव रहते हैं वो अपने पेरेंट्स को लेके, क्योंकि अगर उनको लगता है कि ये मेरी मम्मा है तो ये मेरी मम्मा ही है, अगर कोई दूसरा बच्चा आके उनको मौसी कहे, मामी कहे या कुछ भी कहे, तो बच्चे को लगता है कि नहीं, ये मौसी मामी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरी मम्मा ही है। और अगर मम्मा की गोद में कोई दूसरा बच्चा भी आ जाता है, तो बच्चा इतना पॉजिटिव होता है कि वो नहीं चाहेगा कि मम्मा की गोद में मेरे अलावा कोई और बैठे। तो बच्चा इस एज में थोड़ा सा ईगो सेंट्रिक हो जाता है, उसे लगता है उसने जो किया और कहा है वो सही है, और साथ ही साथ वो अपने पेरेंट्स को लेके भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है इस एज में। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में। ये कहलाता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये ऑपरेशनल स्टेज होता है, इस दौरान बच्चा जो है रीजनिंग टाइप जो चीज़ें होती हैं उसको सॉल्व करना शुरू कर लेता है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसी दौरान उसके क्लियर होते हैं। फैक्ट के ऊपर वो ज़्यादा डिबेट करता है, फैक्ट वाली बातों को या लॉजिकल थिंकिंग वो स्टार्ट कर देता है। और जो सेकंड स्टेज था, सेकंड स्टेज में हमने देखा कि वो चीज़ों को समझ रहा है लेकिन ऑपरेशनल वर्क वो कर नहीं पा रहा है, जबकि थर्ड स्टेज में वो ऑपरेशनल वर्क करने लगता है। मेजरमेंट हो गया, कद काठी वजन और इस तरीके के मेजरमेंट में वो अंतर जान लेता है। जैसे कि सेकंड स्टेज में हमने देखा एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर हाफ ग्लास वाटर है, अगर वो बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो बॉटल में उसकी ऊंचाई कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक नज़र में ऐसा नज़र आता है कि वाटर जो है बॉटल में ज़्यादा है। तो जिनको मेजरमेंट की नॉलेज है और जिन्होंने देखा कि यह हाफ ग्लास पानी है, हमने उसमें शिफ्ट किया है, लेकिन बच्चों को ऐसा लगेगा कि हाफ इसमें था, इसमें कम है, और इतना ही पानी अगर
बॉटल में है तो वो ज़्यादा है, यानी प्रॉपर मेजरमेंट वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब थर्ड स्टेज आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो इस दौरान बच्चा लॉजिकली सोचने लगता है और उसे इस तरीके के जो मेजरमेंट है वो समझ में आना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो आप देख ही रहे हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंकिंग लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट। वो इवेंट्स के बारे में बहुत ही लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से उनको मेजरमेंट में भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। साथ ही देयर थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज। उनकी जो थिंकिंग है बहुत ज़्यादा लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। और जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू अ जनरल प्रिंसिपल, तो लॉजिकली वो सोचते हैं, यानी कि रीजनिंग जो होता है वो रीजनिंग चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से आगे के स्टेज में हम जानते हैं कि क्या होता है। फोर्थ स्टेज हमारा आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की जो एज है ये 12+ में है, यानी कि 2 साल और उसके ऊपर के जो बच्चे हैं वो इस एज में आते हैं। और यहाँ पर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम जानते हैं। ये एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एज होती है, यानी कि अब जो है वो बालक एडोलसेंट हो जाता है या यंग अडल्ट के तौर पे वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देता है, यानी उसके पास अगर कोई समस्या है तो वो खुद से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। साथ ही वो रीज़न भी समझता है, अगर कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे के जो लॉजिक्स होते हैं और जो रीज़न है वो यहाँ पर समझना शुरू कर देता है। टीन इस दौरान काफ़ी ज़्यादा मोरल, फिलोसफिकल, एथिकल, सोशल, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर थ्योरेटिकल रीज़न जानते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और अपने माइंड को उस हिसाब से डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही मैच्योर स्टेज होता है। लर्निंग का एक मैच्योर स्टेज है ये चौथा स्टेज, जहाँ पर प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने की कोशिश होती है, जहाँ पे लोग रीज़न समझना शुरू करते हैं, फैक्ट के बारे में जानते हैं और उनका जो झुकाव है वो फिलोसफिकल, मोरल, एथिकल, सोशल, इन सब चीज़ों में उनका झुकाव स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे जीन प्याजे के 4 स्टेज, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो 4 स्टेज जीन प्याजे ने डेवलप किए थे उसके बारे में तो हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि थ्योरी की वैल्यू क्यों है, ये थ्योरी इतना अपने आप में वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंस क्यों रहता है। ये इसीलिए इम्पोर्टेंस रहता है क्योंकि ये चिल्ड्रन के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के बारे में बताता है। 4 स्टेज में चिल्ड्रन ने किस तरीके से अपना मानसिक विकास किया है, किस तरीके से उसने नॉलेज गेन किया है, किस तरीके से उसने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाला है और साथ ही समायोजन किया है, इक्विलिब्रियम किया है। तो इन सारी चीज़ों को ये थ्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाई है। और किड्स का किस तरीके से विकास हुआ है, उस विकास के दौरान बच्चा बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट भी करता है, आगे भी बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है और एक्सपेरिमेंट भी करता है। और इस तरीके से वो समझता है कि दुनिया किस तरीके से चल रही है, वर्ल्ड में किस तरीके से काम हो रहा है और हम अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, यानी कि उसका बौद्धिक विकास होता है। तो ये जो थ्योरी है ये पूरी तरीके से बौद्धिक विकास को बता रहा है कि किस तरीके से एक बालक जब यंग अडल्ट में आता है और जब बड़ा हो जाता है तो किस किस स्टेज से गुजरता है और हर स्टेज में वो किस तरीके से लर्निंग को सीखता है, यानी किस तरीके से वो चीज़ों को लर्न करता है। तो आई होप दोस्तों कि आज के लेक्चर में आपको जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आएगी और मैंने बहुत बढ़िया एक नोट्स के फॉर्म में आपको बताया भी है। और ये रेडीमेड नोट्स आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो मेरे लेक्चर के जो भी PDF हैं आप उसे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।